नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर हमारे अध्ययन चल रहा है और अमेरिका की विदेश नीति की जो विशेषताएं उन पर हमने जानने का प्रयास किया। और पिछले व्याख्यानों में जैसे कि हमने जाना कि जो अमेरिका की विदेश नीति है उसमें प्रारंभ में साम्यवाद के विरुद्ध में उन्होंने सभी प्रकार की नीतियां, विभिन्न प्रकार के गुट, संधियां वगैरह ये सारी चीज़ें की थी। किंतु जब हम 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जब आते हैं तो साम्यवाद का जो उनका फोकस था वो थोड़ा फीका पड़ जाता है और कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि रूस जो का पतन हो चुका है और साम्यवाद के जो प्रमुख नेतृत्व था वो रूस के पास में था, वो अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। और साम्यवाद की जो अब लीडिंग जो नेतृत्व कर रहा है वो चीन के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो भी उसी हिसाब से परिवर्तित होने लगती हैं। और 2001 के बाद में जो आतंकवाद का हमला अमेरिका के ऊपर हुआ था, तो अमेरिका की विदेश नीति का फोकस हमें आतंकवाद को रोकने के लिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए और विभिन्न जो पिछड़े हुए देश हैं, विकासशील देश हैं, महाद्वीप हैं, उन सब में अपने जो बाज़ार को ढूंढना और अपने माल की सप्लाई करना और वहाँ से बेनिफिट लेना, मल्टीनेशनल कंपनियों को वहाँ पर स्थापित करना, ये सब इन पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। और आर्थिक दृष्टि से एक लाभ के हितों को ध्यान में रख करके, आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके विदेश नीति का इस समय जो वर्तमान समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि आर्थिक युग जिसको कहा जा सकता है उसको ध्यान में रख करके अपनी नीतियों का निर्धारण करने लगे हैं सभी देश, और अमेरिका भी उसी तरीके से कर रहा है। और प्रमुख जो प्रतिद्वंदी है वर्तमान समय में वो चीन है, और चीन के विरुद्ध में ही उसने सारी जो रणनीतियां हैं, विदेश नीतियां हैं, वो सब चीन को प्रतिद्वंदी मानते हुए अपनी नीति निर्धारित की जाने लगी है। तो इस प्रकार से उसकी जो विदेश नीति है अमेरिका की परिवर्तित होते हुए आतंकवाद के विरुद्ध में सभी देशों को अपने साथ में लेना, आतंकवाद के खात्मा के लिए कार्य करना, चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाई की गई है वो हो, या जो बिन लादेन, बगदादी, इन सब को खात्मा किया गया है, इन सब पर उसका ही फोकस है। और इसके अतिरिक्त जो परमाणु परीक्षण है उनके का भी आलोचना उसके द्वारा की जाती है। विभिन्न देशों के साथ में उनके जो संबंध हैं अमेरिका के, वो भी उसी आधार पर निर्धारित होते हैं। वो चाहता है कि उसकी जो शक्ति है परमाणु क्षेत्र में उसको कोई चैलेंज करने वाला ना हो, और इसी को ध्यान में रखकर ही ईरान के साथ में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करना, उत्तरी कोरिया को बार बार दबाव में डालना, परमाणु परीक्षण से रोकना, भारत को भी परमाणु परीक्षण करने से रोकना, विभिन्न देशों को परमाणु परीक्षण करने से रोकने की उसकी प्रवृत्ति रही है, क्योंकि जो उनकी परमाणु शक्ति है उसको कोई चैलेंज करने वाला अन्य देश ना हो। तो इस प्रकार से अमेरिका की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के अंतर्गत वर्तमान समय में जो अन्य जो देश हैं, जैसे एशियाई देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर में जो प्रतिद्वंदी देश हैं, प्रशांत क्षेत्र में प्रतिद्वंदी देश हैं, उनका मुकाबला करने के लिए जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके साथ में उसने अपने संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया है। और प्रमुखतः हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो चीन है, चीन की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसका दबदबा बढ़ रहा है, उसकी पकड़ बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्वाड जैसा एक संगठन उसने अपना स्थापित किया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मिलकर के। तो इस प्रकार से उसने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है विदेश नीति के अंतर्गत। तो सामरिक दृष्टि को भी, आर्थिक दृष्टि को भी
और अपने जो प्रभाव क्षेत्र है उसको भी ध्यान में रख करके अपनी नीतियों को निर्धारित किया जाता है और विशेष तौर से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने दी जा रही है। और प्रमुखतः वर्तमान समय में जैसे कि हमने बात की कि अमेरिकी फर्स्ट नीति को पालन करके उसने अपनी नीति बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको अधिक प्राथमिकता देना, उनकी जीवन शैली को प्राथमिकता देना, उनके लिए अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, उनकी संपन्न बनाना, ये सारी चीज़ें अमेरिका के द्वारा फोकस की जा रही हैं विदेश नीति के अंतर्गत और राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत। आगे चलते हैं। जो अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके सामने मुख्य समस्या वर्तमान समय में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो है ईरान की जो समस्या है, वो प्रमुख समस्या उसके सामने जिसको वो झेल रहा है और उसका सामना कर रहा है। ईरान जो है परमाणु जो कार्यक्रम है उसको लगातार जारी रखना चाहता है और अमेरिका जो है वो उसको प्रतिबंधित करना चाहता है कि वो किसी प्रकार से परमाणु जो परीक्षण वाले जो हथियारों वाला जो उसने गतिविधियाँ चला रखी हैं उसको रोका जाए और प्रतिबंधित किया जाए। तो आर्थिक प्रतिबंध इसी आधार पर ईरान की तरफ अमेरिका के द्वारा लगाए जाते हैं। 2015 के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा ईरान के साथ में एक समझौता किया गया था जिसमें कि परमाणु जो परीक्षण है उसको रोकने के लिए और एक सभी देशों को साथ में लेकर के उसको प्रतिबंधित या उसके साथ में समझौता किया गया। किंतु ईरान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसने 2018 में उस समझौते से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर ली है। और जैसा कि हम देखते हैं कि ईरान के द्वारा निरंतर परमाणु परीक्षण किया जाने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, तो इस कारण से ईरान एक बहुत बड़ी समस्या उसकी विदेश नीति के अंतर्गत बन करके उभरा है। और अब आगे इसमें और देखें कि जो उत्तरी कोरिया का जैसे मामला है, तो उत्तरी कोरिया के साथ में 1950 से ही लेकर के वर्तमान तक उसके तनावपूर्ण संबंध रहे हैं और निरंतर जो उत्तरी कोरिया है वो परमाणु परीक्षण करता रहा है और उन परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सका है। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी परमाणु जो नीति है उसको रोकें, प्रतिबंधित करें और इस कारण से ही उन दोनों के बीच में हमेशा धमकियाँ, चेतावनी, ये सारी वाद विवाद उनके बीच में होता रहता है। तो अमेरिका का जो है वो लगातार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते रहा है उत्तरी कोरिया के ऊपर। यद्यपि 2018 में अमेरिका और उत्तरी जो कोरिया है उसके बीच में एक शांति की तरफ कदम उठाने के एक समझौता हुआ है और सहमति बनी है उनके बीच में। तो इसको हम देखें कि आने वाले समय को भांपते हुए, क्योंकि उत्तरी कोरिया की उसे अब आवश्यकता है, क्योंकि चीन का मुकाबला यदि करना है तो उत्तरी कोरिया को अपने पक्ष में लेना होगा, तभी जा कर के वो आगे चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है या उसको कमज़ोर कर सकता है। तो इस प्रकार से उत्तरी कोरिया भी उसकी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। फिर मध्य पूर्व की तरफ यदि हम दृष्टि डालें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मध्य पूर्व की समस्या बहुत पहले से चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक हेडेक उसके लिए बना हुआ है। तो चाहे वो एक हमेशा संक्रमण की काल से गुजरता रहता है। सीरिया का जो मामला है उसमें जो आंतरिक कलह बनी हुई है उसको जो अमेरिका है वो रोक नहीं पा रहा है और वहाँ पर से उसने अपना जो दूतावास है 2018 में अपने दूतावास को तेल अवीव से उठा करके हम स्थानांतरित करके और यरूशलेम ले जाना पड़ा है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर है। मध्य पूर्व के अंतर्गत जो गतिविधियां हो रही हैं उनको वो शांत नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। तो और क्योंकि उसके मध्य पूर्व की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वहाँ से तेल की जो दुनिया में सप्लाई होती है उस क्षेत्र को अमेरिका आसानी से किसी और की घुसपैठ उसमें होने देना नहीं चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उसके लिए मध्य पूर्व बना हुआ है। फिर हम डालें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उसकी रणनीति है,
उस रणनीति के अंतर्गत तो हिंद महासागर में हमेशा उसने चाहा है कि उसका दबदबा बना रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापार है, आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। प्रशांत महासागर में भी उसको निर्बाध रूप से उसका व्यापार चलता रहे और उसकी गतिविधियां होती रहें, सामरिक दृष्टि से भी वो उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे। किंतु जब चीन की जो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और उसका क्षेत्र, क्योंकि हिंद महासागर प्रशांत जो क्षेत्र है वो चीन के टच में है, तो वहाँ पर उसका भी प्रभाव बढ़ रहा है। तो उस प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने अपनी रणनीति एक नई दिशा की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर जो मजबूत अन्य देश हैं उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, अन्य जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इन सब देशों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं और जिससे कि चीन की जो प्रगति है, उसका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। तो इस प्रकार से उसने इस क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है अमेरिका ने अपनी रणनीति को एक नई दिशा देने का कार्य करना शुरू कर दिया है। फिर हम जो आगे अफ़गान की जो समस्या है वो भी एक अमेरिका के लिए हेडेक बना हुआ है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान ही एक देश है जिसमें आतंकवाद का एक गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर ही उसकी जड़ें हैं। तो जब तक वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है उनको धराशायी नहीं किया जाए, उनको रोका नहीं जाए, तब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से अमेरिका ने अपनी सैनिक कार्रवाई को करते हुए अमेरिका में सैनिक स्थापित किए थे और वहाँ पर एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया था, एक अच्छी सरकार बनाने का प्रयास किया था। किंतु वहाँ पर भी अब विरोध होने लगा है और इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसने भारत का भी सहयोग लिया है और वहाँ पर आर्थिक विकास करना भी उसने शुरू किया है। किंतु अब जब सेनाएं वहाँ से हटाई जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में जो शून्य की स्थिति होगी तब फिर पुनः आतंकवाद वहाँ पर विकसित हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से उसकी जो विभिन्न समस्याएं हैं वो निरंतर सामने आ रही हैं कि जो अमेरिका की जो विदेश नीति उसके सामने कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो सामना कर रहा है। फिर अमेरिका जो चीन है, उस चीन का प्रभाव क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो अफ्रीकन जो देश हैं उनमें भी बढ़ रहा है, वहाँ पर भी वो अपने माल की सप्लाई चीन करने लग गया है, तो उनके प्रभाव क्षेत्र में वो देश आते जा रहे हैं। तो अमेरिका की अब चिंता ये बन गई है कि चीन को किस प्रकार से आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के अंतर्गत रोका जाए, उसकी गतिविधियों को रोका जाए। और इस कारण से अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उसको उतना लाभ नहीं हो पा रहा जितना कि चीन का सस्ते माल को विभिन्न देशों में खरीदा जाता है और वहाँ पर वो अधिकतम लाभ कमाता है। तो चीन के साथ में जो प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है उस कारण से उसकी विदेश नीति को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है और ये वो कर रहा है। आज इतना ही, बाकी आगे धन्यवाद।